नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के वन लाइनर। हिंदी के वन लाइनर को देखने से पहले, समझने से पहले ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल इसी की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप थ्योरी पहले पढ़ेंगे। जब आप थ्योरी को समझेंगे, इसके बाद में ही आपको ये वन लाइनर समझ में आएंगे। इससे पहले ये आपको दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय कम है और हमें तैयारी ज़्यादा करनी है। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए हमने सोचा कि हम वन लाइनर प्रस्तुत करें, ना कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बात करते हैं भाषा की। ये जो भाषा जो शब्द है, ये भाषा में देखो, इसमें क्या बोलते हैं, भास धातु है और टाप प्रत्यय है और आ का आगम होके ये हमारा शब्द बना है भाषा। भाषा में आज हम अगर आगे की बात करें तो ये जो हिंदी हमारी बनी है, ये किस किस से बनी है। ये तत्सम और तद्भव और देशज, विदेशज और संकर, इन 5 को मिलाकर हम हिंदी कहते हैं। हिंदी में तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत। हिंदी में संस्कृत से भी शब्द उठाए गए। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से जिन शब्दों का जन्म हुआ है, वे भी उठाए गए हैं। देशज, जो देश में स्वतः जन्मे हैं या जन्माए गए हैं, वे शब्द भी यहाँ से लिए गए। और विदेशज, कुछ शब्द हमारे विदेशज हैं, या लालटेन है, गोडाउन है, ये शब्द। और संकर, जैसे कि बैलगाड़ी, जैसे कि मोटर और साइकिल, इस तरीक़ा के जो शब्द हैं वो संकर शब्द हैं। इन सब को मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारी भाषा बनती है संस्कृत। संस्कृत भाषा में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी हम बात करेंगे। भाषा संप्रेषण का आधार है। जो हिंदी भाषा है वह हमारी संप्रेषण का आधार है, बातचीत का आधार है। अपने भाव विचार को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं हिंदी के या अन्य भाषा के आधार से। दूसरी हम बात करें, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो सहारा हम किसी बात को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो हम भाषा का ही सहारा लेते हैं, मुखार बिंदु से। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट अगर बात करें, भाषा की लघुतम जो श्रव्य इकाई है, जिसे हम सुन सकते हैं, वह है ध्वनि। वो हमसे पूछ लेगा भाषा की जो श्रव्य लघुतम इकाई है, वह हम ध्वनि बताएंगे। और जो उच्चरित रूप है, इसे हम उच्चरित करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो क्रम है इसका, वो कैसे कार्य करता है, तो वो कार्य करता है सबसे पहले ध्वनि, इसके बाद वर्ण, और वर्ण से बनता है अक्षर। अक्षर फिर शब्द का रूप लेता है, और शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो वो पद बनता है, और पद से वाक्य बनता है, और वाक्य से हमारा पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ से एक हमारा पाठ बन जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ये तो हमारा क्रम हो जाएगा, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ण की, तो वर्ण क्या है वो हम जरा समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण ध्वनि के उच्चरित रूपों के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। क्या? वर्ण जो है वो ध्वनि के, ये जो ध्वनि है, जैसे ये अभी क्या है, ये ध्वनि है, इसके प्रतीक जो चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे सार्थक होने चाहिए। ध्वनि के उच्चरित रूपों के प्रतीकात्मक, ये क्या है, जैसे हमने हिंदी लिखी तो ये हिंदी का चिन्ह हो गया। जैसे हम आम लिखें तो आम तो ऐसे बनता है, इस तरीक़ा से, लेकिन हम आम लिख देते हैं ऐसे करके, तो ये क्या, इसका ये प्रतीक ही तो है, ये चिन्ह है, प्रतीकात्मक चिन्ह। तो ये बात ये कहना चाह रहा है कि ध्वनि के उच्चरित रूपों का जो हम आम बोल रहे हैं, इसको हमने लिपिबद्ध कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में आ जाता है, जो लिखित भाषा के रूप में आता है। अब ये क्या है, ये लिखित भाषा के रूप में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वर्ण भाषा की लघुतम दृश्य इकाई है, अर्थात वर्ण चाक्षुष इकाई है, क्योंकि वर्ण की जो विशेषता है वह है कि हम इसे, चाक्षुष का अर्थ होता है आँखों से हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आगे वह ये है कि वर्ण का दर्शनीयता सामान्यता गुण है। जो वर्ण का गुण है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके हम दर्शन कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, ये वर्ण की विशेषता है। वर्ण का जो गुण है उसे हम क्या कर सकते हैं, जब कोई बोलता है, जब कोई सुनाता है तो हम सुन सकते हैं, जब कोई बोलता है तो हम भी बोल सकते हैं,
और हम पढ़ भी सकते हैं और बड़ को हम लिख भी सकते हैं। इसके लिए हम सु बो पली करके हम इसे कह सकते हैं। अगर परिभाषा की हम बात करें तो भाषा की ऐसी ध्वनि जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम वर्ण की परिभाषा कह सकते हैं, या हम ध्वनि की परिभाषा कह सकते हैं। कह रहा है आचार्य किशोरीदास हैं, ये कह रहे हैं बहुत बड़े विद्वान, भाषा की ऐसी ध्वनि जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम वर्ण कहते हैं। अगर हम बात करें कि सैद्धांतिक परिभाषा की, तो वह हो जाएगी स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन क्या हैं? वह वर्ण हैं। स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन हैं वह हमारे वर्ण हैं। जैसे ये का है, अब ये जो का है तो इसमें अभी क्या है? इसमें स्वर इंक्लूड है। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा, तो इसमें ये क्या है? इंक्लूड है, सॉरी इसमें ये इंक्लूड है का में आ, तभी जो इसका रूप बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो ये क्या कह रहा है? लेकिन ये जो का है, ये हलंत का अर्थ होता है, ये हमारा स्वर रहित है। स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है, हालांकि व्यंजन है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या है? अक्षर हमारा जो है उसका पर्यायवाची होता है ब्रह्म। ब्रह्म ही सबसे पहले था, और वर्तमान में ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं होगा तो ब्रह्म ही होगा। तो बात करते हैं पर्यायवाची। अब ये जो अक्षर है इसको समझो, इसके खंड करें तो आ अलग बना और क्षर अलग बना। आ का अर्थ होता है नहीं, यानी जिसका हम नहीं अर्थ होता है, और क्षर जिसका अर्थ होता है अर्थात जिसका हम कभी विनाश ना कर सकें या जिसका कभी विनाश ना हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। सैद्धांतिक अगर परिभाषा की बात करें तो स्वर एवं स्वर सहित जो व्यंजन है वह अक्षर है। यहाँ पे कह रहा है स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है वह वर्ण है। यहाँ पे कह रहा है स्वर एवं स्वर रहित स्वर सहित जो व्यंजन है वह क्या है? वह हमारा अक्षर है। जैसे यहाँ पे जो अक्षर बना तो इसे क्या कह रहा है? स्वर, ये तो स्वर, और स्वर सहित जो व्यंजन है वो क्या बन गया? हमारा अक्षर है। तो जो हमारे स्वर हैं वो भी हमारे जो 11 स्वर हैं वो भी हमारे क्या हैं? वो भी व्यंजन हैं। और हमारे आगे की अगर बात करें तो जो स्वर रहित जो व्यंजन है वो भी हमारे अक्षर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी शब्द की। शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द क्या है? शब्द वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो समूह है वह क्या है? वह शब्द है। शब्द क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो समूह है वह है हमारा शब्द। सार्थकता स्तर पर अगर हम बात करें तो वह हो जाएगी भाषा की जो लघुतम इकाई है वह क्या है? शब्द है। ये परिभाषा है क्या कि भाषा की लघुतम इकाई है वह क्या है? शब्द है। शब्द अपूर्ण सार्थक होता है। शब्द अपूर्ण सार्थक होता है। जैसे ये कमल है, अब ये कमल तो है, अब ये कमल लड़का भी हो सकता है, कमल का फूल भी हो सकता है, कमल किसी स्थान की जगह भी हो सकती है। तो वो यही कह रहा है कि शब्द सार्थक तो है, इसका कोई अर्थ तो है, लेकिन ये अपूर्ण है। अभी क्या पता हमारे लिए क्या प्रतीत हो रहा है? जो हमने पहले देखा वही प्रतीत हो रहा है। पद की अगर हम बात करें तो पद क्या है वह हम समझते हैं। पद वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जा सकता है, और जिसका वाक्य में प्रयोग कर दे तो वह वाक्य में प्रयोग करते ही क्या बन जाता है? पद बन जाता है। कह रहा है वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है, जिसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य में प्रयोग होते ही वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। देखो कैसे पद बन रहा है, ये चीज़ हम समझेंगे। पद कैसे बन रहा है वो देखो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है कृष्ण, कंस और मारा। ये क्या है? ये हमारा अभी जो इसने बताया है वह है वर्ण या अक्षर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसका वर्ण या अक्षरों का जो समूह है वह शब्द है। अब जो शब्दों का जब समूह बनेगा तो वो क्या कहलाए? जैसे ये मारा एक अपने आप में शब्द है, ये कंस अपने आप में शब्द है, और ये कृष्ण अपने आप में शब्द है। जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कृष्ण ने
कंस को मारा। अब ये जो इतनी चीज़ बनी, कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये क्या कह रहा है, तो वाक्य में प्रयोग होते ही पद बन जाता है। क्या पद बन जाता है। इन शब्दों को जैसे ही हमने वाक्य में प्रयोग किया तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया पद। आगे अगर हम बात करें वाक्य की, तो ये वाक्य क्या है वो समझो। वाक्य का जो है पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो समूह है वह हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य अपूर्णाभिलाषित होता है। वाक्य का जो भावार्थ है या जो अर्थ है वो पूर्णाभिलाषित होता है, वो पूर्व हमारे लिए अभिलाषित करता है। जैसे इसका एक मीनिंग होता है अभीष्ट या इच्छा, जो हमारी तुरंत ही इच्छा को पूर्ण कर दे, प्रकट करने की जो इकाई है वो हमारी क्या कहलाती है, वह वाक्य कहलाती है। अर्थ को प्रकट करने वाली इकाई, यहाँ पर पूरा अर्थ प्रकट हो गया, किसने किसे मारा, तो ये सारी बात यहाँ पर निकल के आ गई। इससे पहले जो वो कमल था ये नहीं हो रहा था क्लियर। जैसे मैं राम लिख दूँ यहाँ पे, तो ये राम क्या है, ये किसी लड़का भी नाम हो सकता है, ये किसी भवन का नाम हो सकता है, या किसी अन्य चीज़ का भी नाम हो सकता है। तो वो यही बात कह रहा है। तो अभीष्ट इच्छा यानी तुरंत इच्छा का ये क्या करता है, प्रकट करता है। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। तो विश्व में जनसंख्या जो है उसका 18.5 जो प्रतिशत है, विश्व जनसंख्या में 18.5% तथा भारत में 43.63% या फीसदी लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। अभी जो हमारा पिछले जो 14 जो सितंबर थी उसको हमारा क्या बनाया गया, हिंदी दिवस मनाया गया था। तो वो आगे हम बात करेंगे। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। खड़ी बोली जो है हमारी, खड़ी बोली हिंदी भाषा से ही संबंधित है। हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 तथा 8वीं अनुसूची में राजभाषा का क्या है, दर्जा प्राप्त है या स्थान प्राप्त है। किसे, हिंदी को। और ये बात हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी मूल रूप से फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी मूल रूप से फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारी क्या है, व्यूहात्मक या विश्लिष्ट भाषा के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम राज भाषा जो आयोग का गठन हुआ वह 7 जून 1955 को हुआ। कब, 7 जून 1955 को किया गया तथा इसके जो अध्यक्ष थे वह थे बीजी खेर। किसके, प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ वह 7 जून को 1955 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बीजी खेर हैं। बीजी खेर के अगर पूरे नाम की बात करें तो बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है। 1 अक्टूबर 1953 को, कब, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। क्या बना, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। भाषीय आधार पर गठित भारत का जो प्रथम राज्य वह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले संस्कृत आती है विकास क्रम में, फिर पाली आती है, फिर हमारी प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, इसे हम अवहट भी कहते हैं, फिर हमारी हिंदी आती है। यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट यानी अपभ्रंश और हमारी फिर इसके बाद हिंदी आती है। हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वह संस्कृत है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है और हिंदी भाषा की अगर जननी की बात करें तो वह हमारी अपभ्रंश है। क्या है, अपभ्रंश है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये वीडियो आपके लिए इतनी सार्थक हो सकती है, इतने कम समय में इतनी भारी नॉलेज आपको मैं मानता हूँ यूट्यूब के इतिहास में कहीं पर नहीं मिलेगी तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएं। मूल जो संविधान है हमारा उसमें सम्मिलित 14 जो भाषाएं हैं उन्हें हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हमारी असमिया आती है, फिर हमारी बांग्ला आती है,
फिर हमारी संस्कृत आती है, इसके बाद में हमारी तमिल आती है, फिर पंजाबी, इसके बाद तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, गुजराती, हिंदी, उड़िया आती है। समझो, पहले हमारी क्या आती है, पहले असमिया, फिर बांग्ला, फिर संस्कृत, फिर हमारी तमिल, फिर आती है मराठी, फिर आती है उर्दू, उर्दू से गुजराती, गुजराती के बाद हिंदी और फिर हमारी उड़िया, ये 14वें नंबर पे आती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। तो ये जो हमारी ये 14 भाषाएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद में हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो कैसे हम काउंट करेंगे वो समझो। 21वां संविधान संशोधन 1967 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक भाषा ये हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है कि 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें जोड़ा गया नेपाली को, कोंकणी को और मणिपुर को। तो 3 ये हो गई। आगे अगर हम बात करें 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब इनको अगर हम जोड़ें तो वो कौन सी है, ये बोडो हो जाएगी, डोंगरी हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, संथाली हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 14, 15 और हमारी हो जाएंगी 3, 18 और 4, 22। तो जो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं वो यही हैं। तो ये कौन कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो हो जाएंगी बेडो, डोगरी और मैथिली और हो जाएगी संथाली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रथम विश्व हिंदी जो सम्मेलन है वह 10 से 12 जनवरी के बीच चला 1975 में नागपुर भारत में ये हुआ था। तो ये हमारे कुछ साथियों वन लाइनर हैं। ये वन लाइनर आपको कैसे लगे ये कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आगे हम एक बार फिर से रिट्राई मारते हैं, जिससे कि हमारे मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाए और हम अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से स्कोर गेन कर पाएँ। क्योंकि हिंदी हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सोचते हैं हिंदी तो हम जन्म से पढ़ते आए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं वो समझो। देखो, ये जो भाषा शब्द बना है ये भाषा भाष धातु के टाप प्रत्यय से आ का जब आगम हुआ तो ये हमारी भाषा बना। तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत और संकर को जब हम मिलाते हैं इन 5 को तो ये हमारी भाषा बनती है। इसीलिए हम इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। भाषा संप्रेषण का जो आधार है वो भी हमारी किसी भाषा को होना चाहिए। भाषा हमारी संप्रेषण का आधार है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की जो लघुतम श्रव्य इकाई है वह ध्वनि है, जो उच्चरित रूप है इसे हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। ध्वनि के बाद हमारा वर्ण आता है, वर्ण के बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है, पद के बाद वाक्य आता है। इससे और भी आगे चलते हैं वो हमारे लिए सार्थक नहीं है। फिर हम अगर बात करें कि जो वर्ण है वो क्या है, वर्ण ध्वनि के उच्चरित रूपों के जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह है वह हमारा क्या कहलाता है, वह वर्ण कहलाता है, जो लिखित भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है कि वर्ण भाषा की लघुतम दृश्य इकाई है। जैसे ये वर्ण मैंने है, जैसे ये आ है, ये क्या है, ये एक वर्ण है। तो ये क्या है, ये हमारी दृश्य इकाई है, अर्थात वर्ण चाक्षुक इकाई, इसे हम देख सकते हैं। वर्ण का जो दर्शनीयता, ये जो वर्ण का गुण है वो क्या है, दर्शित, यानी हम इसे देख सकते हैं। वर्ण का अगला जो गुण है वो है, वर्ण को हम कोई बोले तो हम सुन सकते हैं और हम खुद भी बोल सकते हैं, और इसे लिखा हुआ देखें तो हम पढ़ सकते हैं और हम इसे लिख भी सकते हैं। आगे अगर हम बात करें परिभाषा की, तो भाषा की ऐसी ध्वनि जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम वर्ण कहते हैं या अक्षर भी कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये बात हमारे किशोरी दास ने कही है। आगे अगर हम बात करें कि सैद्धांतिक परिभाषा क्या है, तो स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है वह क्या है, वर्ण है, वह क्या है, वर्ण है। अक्षर की बात करें तो वह पर्यायवाची इसका बनता है ब्रह्म। आ का अर्थ होता है नहीं और क्षर का अर्थ होता है विनाश, जिसका कभी विनाश ना हो वह हमारा अक्षर कहलाता है। सैद्धांतिक परिभाषा की बात करें, स्वर एवं स्वर सहित जो व्यंजन है वह हमारा अक्षर है, क्या है, अक्षर। आगे अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द क्या है, शब्द समझो। शब्द कह रहा है वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो समूह है वह क्या है, वह हमारा शब्द है। सार्थकता स्तर पर अगर हम बात करें, भाषा की जो लघुतम इकाई है वह हमारा शब्द है। भाषा की जो लघुतम इकाई है वह शब्द है, लेकिन
ये जो देखो भाषा की जो लघुतम श्रव्य इकाई है वह क्या है, वह हमारी ध्वनि है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शब्द अपूर्ण सार्थक होता है, जैसे कमल है, राम है, तो ये जो शब्द है तो ये अपने आप में अपूर्ण है। लेकिन पद क्या है, पद वर्णों का अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है, जिसका वाक्य में प्रयोग कर दें तो वह प्रयोग होते ही क्या बन जाता है, पद बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह समझो क्या है, जैसे कंस एक शब्द है, राम कृष्ण एक शब्द है और मारा एक शब्द है। जब हम इसे प्रयोग करें, कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पद बन गया। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें वाक्य की, पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो समूह है वह हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्य पूर्णाभिलाषित होता है, अभिष्ट इच्छा प्रकट करता है और इसकी यही विशेषता है। विश्व जनसंख्या में 18.5% भाषा विश्व जनसंख्या में 18.5% जो भाषा हिंदी है वह हमारी भारत में विश्व जनसंख्या की जो 18.5% भाषा हिंदी तथा भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खड़ी बोली हिंदी भाषा को से संबंधित है। हिंदी संविधान के भाग 17 तथा 8वीं अनुसूची में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये बात आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 से 335 में लिखी हुई है। आगे अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं। हिंदी मूल रूप से फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी व्यूहात्मक विशिष्ट भाषा के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष बीजी खेर हैं, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। बाल गंगाधर खेर है। भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश और इसका जो गठन हुआ वह 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, संस्कृत है सबसे पहले, इसके बाद में पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश जिसे अवहट कहते हैं, इसके बाद में हिंदी आती है। हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वह संस्कृत है और हिंदी भाषा की जो जननी है वह हमारी अपभ्रंश है। क्या, अपभ्रंश है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा मूल संविधान में जो 14 भाषाएं हैं वह हैं असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, गुजराती, हिंदी और उड़िया। ये 14 भाषाएं हो गई। इसके अगर हम आगे बात करें तो वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। इनका हम उल्लेख कैसे करते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में हिंदी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। आगे अगर हम बात करें तो 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, वो है बोडी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाएं हैं। पहले 14, फिर हमारी एक ये हो गई, कौन सी वाली, किधर गई, सिंधी, फिर हमारी 3 ये हो गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 4 ये हो गई हमारी डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। तो ये कुल मिलाकर 22 भाषाएं बन गई। प्रथम विश्व हिंदी जो सम्मेलन वह 10 से 12 जनवरी को 1975 नागपुर भारत में हुआ। साथियों, ये हमारे रहे कुछ वन लाइनर। हमें आशा है आपको ये वन लाइनर बहुत पसंद आएंगे और इन वन लाइनर को आप आगे भी शेयर अवश्य करेंगे। साथियों, आपने इस लेक्चर को, इस वन लाइनर को इतने ध्यान और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर